हेलो एवरीवन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पर्पज से। कंप्लीट डिटेल्स आता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। सो आपके बोर्ड पर्पज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आपका अक्सर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस टाइप का सवाल पूछे जाते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में। ठीक है, तो आप पहले भाई देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और साथ में इसका वर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक्चुअली ना इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजर करता है। करंट तो एमीटर भी मेजर करता है और ये भी करंट मेजर करता है, तो कुछ तो डिफरेंसेस हो, बिल्कुल डिफरेंसेस है। तो आप कह सकते हो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट to measure और डिटेक्ट कर सकते हो, डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। ध्यान रखो, वेरी वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटे करंट को ये नापता है। अच्छा, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एमीटर में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि ये बहुत छोटे से करंट को मेजर करता है, एमीटर बड़े करंट को मेजर, जैसे कि आपको माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, तो ये सारे करंट इससे मेजर होंगे। बहुत ज़्यादा करंट दे दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एमीटर का काम है, बड़ा करंट एम्पियर में जो मेजर करेगा एमीटर मेजर करेगा। ये तो आपको माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये सारे चीज़ मतलब मान लो डिटेक्ट करता है, ओनली डिटेक्ट करता है, बहुत छोटे से करंट को नापे। ठीक है, बड़ा करंट ये नापेगा नहीं। फिर तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, इसको कन्वर्सन होता है, कन्वर्सन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ये सब कन्वर्सन है। ठीक, तो हम यहाँ पढ़े मूविंग कॉइल का, तो क्या इंस्ट्रूमेंट टू मेजर और डिटेक्ट वेरी वेरी स्मॉल करंट। एमीटर से क्या है कि भाई उससे बड़ा करंट मेजर करते हैं, और दूसरा चीज कि वो कैरी करने में आसान होता है, इसको कैरी आसानी से नहीं कर सकते। इसका देखना कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कैरी करने में। ये एडवांटेज है आपको एमीटर में मिल जाता है। ठीक है, बड़ा करंट भी नापता है, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एमीटर में, बट ये बहुत छोटे करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको और भी एक कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर भी। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहा गया, क्योंकि ये हो सकता है कि सस्पेंडेड होता हो। तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले दिमाग बनाओ भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर और डिटेक्ट वेरी वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन द principle of torque produced in the coil placed in magnetic field। भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आप अगर कॉइल को रखोगे तो क्या होगा, उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस कपल ऑफ फोर्सेस, टॉर्क प्रोड्यूसर इसको रोटेट करता है। ठीक है, टॉर्क भी रोटेशन फोर्स होता है। तो ये भाई ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इन द कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जरा देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखना एक टर्मिनल है, इसको बाइंडिंग टर्मिनल हम कहते हैं, यहाँ से तार को बांधा जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनल मान के चलो हमने दिया नाम T1 बाइंडिंग टर्मिनल। ठीक है, इससे आगे बढ़ा तार बंद करके यहाँ पर एक हमने फाइन वायर, इसको बोलते हैं हम लोग फाइन वायर, एक अच्छा सा तार यहाँ पर लगाया। इसी तार के साथ हम कॉइल को लटकाएंगे, सस्पेंड करेंगे, इसीलिए तो नाम पड़ा सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने एक फाइन वायर लगाया और यहाँ से हमने एक कॉइल को सस्पेंड किया। ठीक है, इस तरह से एक कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स होगा बहुत ज्यादा, ये कॉइल सस्पेंडेड है। ठीक है, ठीक, तो ये कॉइल हमने यहाँ पर डाला। ठीक है,
ये कॉइल है और यहाँ से एक स्प्रिंग लगाया जाता है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, फिर इधर आकर के फिर से इधर एक टर्मिनल T2 होगा जिससे तार को फिर से बांध दिया गया T2 टर्मिनल, और फिर इस तरह से। अब जिस करंट को मेजर करना होता है उसको हम यहाँ से करंट को भेजते हैं, ठीक है, और इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे, ठीक है। तो लो भाई हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इसको हम रख रहे हैं, ये लो नॉर्थ पोल और इधर ले लो साउथ पोल, ठीक है। देखो ये सस्पेंडेड है इस फाइन वायर से, इसलिए इसका नाम पड़ा सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, या फिर कह लो आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये फाइन वायर है और यहाँ आपका स्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो यही कंप्लीट इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये नॉर्थ टू साउथ होगा, और इसके अंदर जैसे ही करंट भेजोगे, जैसे ही करंट भेजोगे ये कॉइल क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेट जाएगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो इसको रोकना कौन चाहेगा, फाइन वायर एंड स्प्रिंग रोकना चाहेगा। आओ तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिख सकते हो कि एक कॉइल होता है, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो भाई, डायग्राम बना दिए, कंस्ट्रक्शन आप तो लिख ही सकते हो। एक कॉइल होता है जो फाइन वायर से कनेक्टेड है, लोअर एंड कॉइल का कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग फिक्स्ड विद टर्मिनल T2. दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स ऑल कंस्ट्रक्शन। आओ भाई हम लोग इसका वर्किंग में चलते हैं, वर्किंग में। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसका, इसके बाद वर्किंग में चलते हैं। वर्किंग में क्या करना है, जैसे ही करंट हम यहाँ से भेजते हैं, है ना, द करंट टू बी मेजर्ड, जो करंट को हमको मेजर करना है और डिटेक्ट करना है वो यहाँ से हम लोग भेजेंगे इस कॉइल के अंदर। इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे जूम 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 जूम, नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। सारे टर्न्स में जूम 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 करंट घूमेगा, एज ए रिजल्ट सारे पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से कॉइल रोटेट कर देगा, और रोटेट करेगा उसके बाद क्या होगा, तो आगे आएगा, ठीक है। तो भाई द करंट टू बी मेजर्ड, द करंट टू बी मेजर्ड is sent to the coil, ठीक है। as a result torque is produced, in the coil। भाई इसके अंदर करंट जाएगा, इसको रोटेट करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इस टॉर्क को दिख रहा है यहाँ नीचे, इतना नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, हाँ। तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब सवाल ये है कि जैसे ही ये घूमना चाहेगा, ये बंधा हुआ है किससे, फाइन वायर से लटका हुआ है, साथ में स्प्रिंग है। तो अब जैसे ही ये कॉइल घूमना चाहेगा, सपोज इस डायरेक्शन में कॉइल घूमना चाहा, तो इसको उल्टा डायरेक्शन में फाइन वायर और स्प्रिंग रोकना चाहेगा, ये दोनों उल्टा घूमेगा। मान लो स्प्रिंग ऐसे घुमा और फाइन वायर, तो ये दोनों ऐसे घूमेगा, है ना, उसको रीगेन करना चाहेगा, जैसे हो वैसे रहो चाहेगा ये करना। अच्छा, उसमें एक और चीज हम बनाए, यहाँ पर स्केल में स्केल लगा होता है जो कि डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं, तो वो आगे हम लोग बना लेंगे। स्केल है, पॉइंटर है, तो स्केल एंड पॉइंटर इज ऑल्सो यूज्ड, है ना, टू मेजर, टू सी द डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, द करंट टू बी मेजर्ड सेंट टू द कॉइल एज अ रिजल्ट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक। अब इस कॉइल के रोटेट करने की वजह से इस फाइन वायर और स्प्रिंग में एक अलग ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टू रीगेन द कॉइल को फिर से एज यूजुअल पोजीशन में लाने के लिए, टू रीगेन द कॉइल fine wire and spring also rotate in opposite sense। भाई opposite sense में, opposite sense या डायरेक्शन का, भाई कॉइल ऐसे घुमा, ऐसे, इसको रोकना चाहेगा, ये किससे बंधा हुआ है, स्प्रिंग है, फाइन वायर है, स्प्रिंग ऐसे कॉइल ऐसे घुमा, तो इससे ये ऐसे उल्टा घूमेगा, उल्टा घूम के उसको रोकना चाहेगा, और आफ्टर सम टाइम ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों रुक जाएगा, ठीक। तो अब भाई यहाँ पर टू द कॉइल क्या लिखे यहाँ से, हाँ, टू रीगेन द कॉइल फाइन वायर एंड स्प्रिंग आल्सो रोटेट इन अपोजिट सेंस, ठीक है।
स्प्रिंग रोटेटिंग अपोजिट सेंस एंड a restoring torque रिस्टोर करना चाह रहा है, restoring torque is produced in fine wire and spring भाई जैसे ही ये घूमेगा, इसको रोकने के लिए ये दोनों घूमेगा उल्टा, अब ये दोनों भी घूमा, इसका मतलब कि इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क इसको कहेंगे, रीस्टोर करना चाह रहा है कॉइल को, है ना, रोकना चाह रहा है, तो इसके अंदर फाइन वायर एंड स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस है दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क। तो भाई रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस है वो इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है रीस्टोरिंग टॉर्क उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम लिखो, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क या टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, टॉर्क प्रोड्यूस्ड in coil is equal to restoring torque produced in fine wire and spring। देखो भाई लिखने के लिए बहुत सा चीज लिखा जाएगा, थोड़ा लिख करके मेन कैलकुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो क्या हुआ कि इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस, अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आता है, स्प्रिंग का भाई रीस्टोरिंग टॉर्क, तो आप बात करते हैं। तो देखो जैसे कि आप जानते हो टॉर्क कॉइल के अंदर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, आप फॉर्मूला जानते हो, बीना साइन थीटा, हमने आगे पीछे करके ऐसा बनाया। तो भाई यहाँ पर हम लिखते हैं टॉर्क इन कॉइल, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इन द कॉइल, और यहाँ पर लिखते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क किसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क, कॉइल एंड फाइन वायर एंड स्प्रिंग, और ये किसके अंदर, ये तो लिखा हुआ कॉइल के अंदर, जो ये कॉइल रखा हुआ है इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। जैसे हमने यहाँ से करंट दिया, गया करंट, जुम घूमा, रोटेट किया, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, एज ए रिजल्ट ये दोनों भी घूमेगा उल्टा सेंस में, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो एक स्टेज आता है इसे घूमेगा, एक स्टेज आएगा कि इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस है इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस के बराबर, तो बस यहीं पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि आप जानते हो टॉर्क प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है कॉइल में बीना साइन थीटा, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, b इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट, थीटा जान रहे हो b और a के बीच का एंगल है। तो ये होता है टॉर्क प्रोड्यूस इन द कॉइल व्हिच इज इक्वल टू C5। अब यहाँ पर C5 क्या है, समझो बात, C5 व्हाट इज C5 की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो C5 का मतलब क्या हुआ, C को क्या कहते हैं, C को हम कहते हैं टॉर्सियोनल कांस्टेंट कहते हैं, या फिर ऐसा समझो कि टॉर्क प्रोड्यूस पर यूनिट ट्विस्ट, या फिर ऐसा समझो क्या, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। भाई 1 डिग्री या 1 रेडियन से जब रोटेशन हुआ, स्प्रिंग घूमा, ठीक है, तो कितना उसके अंदर टॉर्क, दैट इज C। ठीक है, टॉर्सियोनल कांस्टेंट कहा जाता है, और ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम टॉर्क प्रोड्यूस्ड किसके अंदर, इन स्प्रिंग पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, एंगुलर भाई घूमेगा वो। ठीक है भाई, कॉइल ऐसे घूम रहा है तो उसको रोकने के लिए ये दोनों भी घूमा। ठीक है, दैट इज C। अच्छा, तो C का मतलब समझ गया। अब यहाँ फाई का मतलब क्या होगा, एंगुलर ट्विस्ट। समझो बात को, अगर मान के चलो कि 1 डिग्री का रोटेशन हुआ तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, C। देखो पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, अगर ये एंगुलर ट्विस्ट है, अगर ये एंगुलर 1 डिग्री लो, रेडियन लो, जो भी, तो पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट से टॉर्क प्रोड्यूस है कितना, C।
तो अगर फाई रोटेशन अगर हो, फाई एंगुलर ट्विस्ट हो, फाई द एंगुलर ट्विस्ट जितना से स्प्रिंग और फाइन वायर घुमा, ठीक है, तो अगर फाई एंगुलर ट्विस्ट होगा तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, सी फाई। बाई यूनिटरी मेथड है, 1 पिन का दाम 10 रुपया तो 2 पिन का दाम 20 रुपया, 3 पे मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 1 डिग्री एंगुलर ट्विस्ट है तो टॉर्क प्रोड्यूस सी है, तो फाई अगर एंगुलर ट्विस्ट हो जाए सी फाई, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यह भाई यहाँ से हम लिख दिए सी फाई। आपको क्या करना है, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर क्या है, करंट मेजर करने का, स्मॉल करंट, तो आप करंट का इक्वेशन बनाओगे। तो आओ भाई यहाँ से करंट का इक्वेशन बनाओ, आई इक्वल क्या बन गया, सी फाई बाई बी एन ए साइन थीटा। बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, ये साइन थीटा का आना ये बहुत बड़ा इशू है। जितना कम भाई रोटेशन ऐसा थोड़ा कि 120 डिग्री स्प्रिंग घूम जाएगा या 180 डिग्री पर स्प्रिंग घूम जाएगा, थोड़ा एंगल घूमेगा, तो जितना ही कम एंगल घूमेगा साइन थीटा का वैल्यू इस करंट को बड़ा बना देगा, साइन थीटा का वैल्यू इस करंट को बड़ा बना देगा। भाई ये नीचे में है साइन थीटा, भाई मान लो 30 डिग्री रोटेशन हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू समझाते हैं बात। तो देखो भाई हमको तो ये मिनिमम करंट मेजर करता है, तो ये चीज मिनिमम होना चाहिए, और ये मिनिमम होने के लिए इस थीटा का 90 डिग्री होना जरूरी है। 30 डिग्री पर रोटेट कर दिया, 45 डिग्री पर रोटेट किया, 60 डिग्री पर रोटेट, इससे बड़ा वैल्यू देगा। अब बड़ा करंट मेजर नहीं करता है, तो हम चाहेंगे कि ये साइन थीटा यहाँ से हट जाए। तो मिनिमम जो करंट यहाँ पर होगा कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाए। देख लो भाई, हमने साइन 30 यहाँ पुट किया, साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ, यहाँ 1/2 लिखोगे, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब 2 c5 बाई बी एन ए। मान लो थीटा हम कितना दिए, 30 डिग्री, एंगुलर ट्विस्ट 30 डिग्री का है। अच्छा नहीं, थीटा कॉइल रोटेशन हुआ 30 डिग्री का, 30 डिग्री। अब मान लो कि 60 डिग्री पर हम रोटेशन कर दिए, तो 60 डिग्री पर साइन 60 कितना, √3/2, 2 ऊपर चल जाएगा √3, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2, तो 3/2, 2 ऊपर चल गया, 2 c5 बाई बी एन ए, यहाँ भी √3 भी है, ठीक है। कब भाई 60 डिग्री जब कॉइल रोटेट किया, अगर कॉइल मान के चलो कि 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, साइन 91 हो जाएगा, मतलब c5 बाई बी एन ए। अब ये जरा देखना कौन सा वैल्यू छोटा है, ये 90 डिग्री रोटेशन पे मिला, ये 30 डिग्री रोटेशन पर मिला, ये 60 डिग्री रोटेशन पे मिला, सबसे छोटा कौन सा है, ये भाई इसका 2 टाइम्स है ये, ठीक है, और इससे भी ये भी ज्यादा है। तो कहने का मिनिमम करंट आपको मिलेगा जब कितना पर रोटेशन हो, 90 डिग्री पर हो। तो हम ये एक जस्ट एग्जांपल समझा रहे हैं, 90 डिग्री से घुमा ये हुआ, 30 डिग्री से घुमा ये हुआ, 30 डिग्री का एग्जांपल ना भाई, इसका जस्ट डबल हो गया, जितना कम एंगल से घुमा आई का वैल्यू डबल हो गया। 30 डिग्री पर घुमा तो 90 पर जो हमको करंट मिल रहा था उससे डबल हो गया। तो भाई ये तो करंट छोटा मेजर करता है, तो सबसे छोटा आपको 90 डिग्री पर मिलेगा, दैट्स ऑल। तो हटाएं इसको, मिटाएं, ठीक है, इसको मिटा दें, ये मिटा दें, अच्छा ठीक है। तो बात ये है कि हमको यहाँ से साइन थीटा को हटाना होगा, ठीक है सर। कहने का मतलब हुआ टू गेट मिनिमम करंट जो कि नापता है हमारा गैल्वेनोमीटर, वी नीड टू रिमूव साइन थीटा। बहुत अच्छा, तो साइन थीटा को हटाना पड़ेगा। साइन थीटा को कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब थीटा को हमको 90 डिग्री लेना होगा, साइन 91 बन जाएगा, छोटा करंट होगा। बट ये साइन थीटा को हटाए कैसे, मेजर इश्यू है कि साइन थीटा को हटाए कैसे। तो देखो भाई, मतलब 90 डिग्री कैसे लाएं, तो 90 डिग्री रोटेशन हमेशा जब भी रोटेट करें 90 पर, मान लो ऐसे 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 ऐसे, हम ये चाहेंगे कि जब भी कॉइल रोटेट करे तो 90 डिग्री पर रोटेट करे। तो कहने का मतलब टू रिमूव साइन थीटा, अब क्या करना होगा, टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियल फील्ड याद रखना। टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड, और रेडियल फील्ड का मतलब क्या है यहीं पर आपको समझना है। रेडियल फील्ड का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेडियल फील्ड का मतलब समझाते हैं, टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड, ठीक है। विच इज अचीव्ड बाय, कैसे विच इज अचीव्ड बाय यूजिंग, पहला दो चीज, पहला यूज करना है
जो आप ये कोर लिए हो, रेक्टेंगुलर लिए हो, ये आपको सिलेंड्रिकल लेना होगा। तो लेना होगा पहला काम सिलेंड्रिकल कोर लेना होगा, और वो भी किस चीज का बना हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर लेना, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। पहला काम ये काम करना होगा। दूसरा काम करना होगा कि ये जो मैग्नेट लिए हो ये भी सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेना होगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेना होगा। तो अगर आप इस अरेंजमेंट में ये दो चीज को डालते हो, सिलेंड्रिकल कोर लेते हो, कॉइल लेते हो, ठीक है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेते हो, ये जो मैग्नेट लिया है हमने सिलेंड्रिकल लिया, ठीक है, तो ये दो चीज करने से आपको रोटेशन हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, और 90 डिग्री मिला हमेशा मतलब समझ लो कि आपको मिनिमम करंट मिल गया। तो अब सवाल ये है कि कैसे कैसे मिल रहा है 90 डिग्री, तो हम इस पे बात करते हैं। समझो इसी दो चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज आपको याद रखना है भाई। सबसे पहला, अगर मूविंग कॉइल कैलकुलेटर कोई पूछ रहा है क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये चीज याद रखना, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग, ठीक है, मतलब बिना साइन थीटा इक्वल टू C5 मिटा दिए, ठीक है। C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, मतलब पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ स्प्रिंग एंड फाइन वायर में, दैट्स ऑल। या फिर आप कर सकते हो जो मिटा दिए लिखा हुआ था, ठीक। तो चलो भाई, तो हम ये दो चीज सिलेंड्रिकल कोर लिए हैं और सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिए। अब देखते हैं कि ये दोनों लेने से कैसे हमारा काम 90 डिग्री पर बनता है। दिख रहा है यहाँ पर, मिटाएं, अच्छा बहुत अच्छा, चलो तो इसको हम मिटाते हैं, हटाएं। देखो बता रहे हैं कैसे हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं हमेशा 90-90 का रोटेशन। मिटा दें, देख लो, छाप ठीक। तो आते हैं, हम देखते हैं कैसे हमको 90 डिग्री पर रोटेशन मिल रहा है। बहुत अच्छा, C5/PNA साइन थीटा हटाना है हमको, ठीक। हाँ, तो भाई यहां से हमने लिखा, चल, तो यहां से हमने लिखा कि I का जो फॉर्मूला भी आया था हम लोग को C5/PNA साइन थीटा। अब ये सबसे बड़ा इशू हमको साइन थीटा यहाँ नजर आ रहा है, इसको हटाना है, ठीक है। तो रेडियल फील्ड लेंगे, रेडियल फील्ड कैसे मिलेगा हमको, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले लो, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, ठीक है। अब जरा देखो इस चीज को, अगर ये सिलेंड्रिकल हुआ, ये जैसे आपका मैग्नेट से नॉर्थ साउथ पोल है, और ये आप सिलेंड्रिकल लिए हो, ठीक है, तो टॉप व्यू वैसे देखोगे, ये सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है, मैंने इसको टॉप से ऊपर से देखा टॉप व्यू, तो ये कैसा ऊपर का नाम नजर आया आपको, सर्कुलर आया, ठीक है, पहला चीज। आओ भाई देखते हैं। तो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में सपोज करो टॉप व्यू देखते जा रहे हैं, टॉप व्यू देखो जरा, जैसे ही आप सिलेंड्रिकल कॉइल लिए हो ऐसे और ऐसे देखो, सर्कुलर नजर आएगा। तो कहने का मतलब कि आप ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको टॉप व्यू में, और इधर रख लो आपका मैग्नेटिक फील्ड था, नॉर्थ पोल एंड इधर दिस साउथ पोल, ठीक है। और इस पे जो वायर उंडेड होता है, वायर किस तरह से उंडेड होता है, वो इस तरह से ऐसे जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा, और इस पे तार इस तरह से उंडेड होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो एक व्यू ले रहे, टॉप व्यू देखने से आपको वायर्स कुछ ऐसा मान लो नजर आया, मान लेते हैं, हम दिखाएंगे एट एनी सिचुएशन दिखाएंगे कि आपको 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि ये आपका, ठीक है, तो ये मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड ये वायर्स उंडेड को ऐसा टॉप व्यू देखा तो ऐसा नजर आया सर्कुलर पार्ट, अच्छा। और ये कैसा लिया है, मैग्नेट भी हमने सिलेंड्रिकल लिया है, तो इस केस में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में था, तो आप यहाँ जो मैग्नेट लिए हो दिस इज आल्सो सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल रहा था, दैट्स ऑल, ठीक है। बट यहाँ पर एडवांटेज क्या है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट आपने लिया तो यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल गया। क्या एडवांटेज मिला, यहाँ से भी लाइन ऐसे पास कर सकती है भाई, ये भी एक सॉफ्ट आयरन कोर है,
सॉफ्ट आयरन कोर का बेनिफिट क्या है? स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इधर उधर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसको भी अपने से खींच लेगा। ठीक है, इधर से मान लो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर लगा है, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे जा रहा है, इधर से कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अपने से खींच लेगा। ये सॉफ्ट आयरन कोर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हुआ, ऐसे भी मैग्नेटिक इधर से भी जा रहा होगा उसको अपनी ओर खींच लेगा, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ये स्टेट में तो ठीक है, हो ही सकता है ना, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, इधर से भी लगा लो, हर एक डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा। ज़ूम 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 ज़ूम, ये ठीक है, ठीक। अच्छा, तो आसपास से जो लाइंस गुजरती हैं उसको भी ये सॉफ्ट आयरन को क्या करेगा? खींच लेगा और अपने से पास कर देगा। तो एक और एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सॉफ्ट आयरन कोर आपने लिया है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर उधर से जो लाइंस गुजर रहे हैं ना अपने से खींच लिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एक और एडवांटेज। अच्छा, तो कैसे 90 डिग्री? एक सिंपल सा व्यू हम दिखा रहे हैं भाई, ऐसे जब लिखा तो ये इस तरह का नजर आ रहा है, इस तरह का नजर आ रहा है, ये इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर हुआ और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। देखना जरा कितना डिग्री मिल रहा है? 90 डिग्री, sin 91। अच्छा, और कोई दूसरा एंगल में ले लो, मान लो कि ऐसा आपको दिखा, इस तरह का दिखा, दूसरा व्यू, सेकेंड व्यू, दूसरा व्यू में आपको इस तरह का दिखा। ठीक है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर इसका किधर गया? इधर गया, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हर एक डायरेक्शन में भाई, इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर एरिया वेक्टर आपका इधर की ओर दिख रहा है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम कर जाएगा। एरिया वेक्टर अगर इधर की ओर दिख रहा है तो ये सीधा वाला मैग्नेटिक फील्ड, सारे तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो बेनिफिट ये है कि जिधर भी एरिया वेक्टर जाएगा एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर से बना लेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री आपको मिल गया। और कोई भी सिचुएशन है, टेनी सिचुएशन हम बोल रहे हैं, अरे मान लो कि यहाँ पर ये ऐसे दिखा आपको, सपोज कर लो कि ऐसे दिखा, एरिया वेक्टर इसका गया इधर की ओर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन गया। सिंपल सी बात, समझो बात को। आपका कॉइल को घूमने की वजह से एरिया वेक्टर कैसा भी नजर आए, किसी तरह से घूम जाए, एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारे जगह प्रेजेंट है, सारे डायरेक्शन में प्रेजेंट है। सो वो उसके साथ 90 डिग्री बना लेगा। तो ये एडवांटेज है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेने का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि जब ये कॉइल घूमा, कॉइल घूम करके इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आ गया, सपोज करो एरिया वेक्टर इसका ऐसे आ जाता, तो ये हमारा अगर सिर्फ ये सिचुएशन वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता तो कहाँ 90 डिग्री होता, नहीं होता। तो यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर ऐसे मिल रहा है तो इस सिचुएशन में हमारे पास ऐसा वाला भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके साथ 90 डिग्री बना लेगा, समझे। अगर मान के चलो इस सिचुएशन में आपका एरिया वेक्टर इधर की ओर चला गया, तो हमारे पास ऐसा वाला भी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके साथ 90 डिग्री बना लेगा। यहाँ पर कहाँ आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड है, दैट राइट नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर यही एडवांटेज है, सारे डायरेक्शन दिस इज द मेजर बेनिफिट। किसी भी एट एनी व्यू ले लो, एट एनी सिचुएशन ले लो, थीटा विल बी 90 डिग्री, दैट्स ऑल। बिटाएं। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये हुआ सर यहाँ पर कि अगर हम ये दो अरेंजमेंट किए जो हमने लिखा, सॉफ्ट आयरन को लेना है, सिलिंड्रिकल लेना है और मैग्नेट भी सिलिंड्रिकल, ऐसा करने से आपको हमेशा ये थीटा 90 डिग्री मिलेगा। तो हमारा करंट 90 डिग्री की वजह से C5/BNA बन जाएगा जो कि मिनिमम हुआ। ठीक है, जैसे दिखाया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किस केस में मिनिमम मिल रहा था, 90 डिग्री मिनिमम, या 90 डिग्री हो गया, sin थीटा 1 हो गया, खत्म हो गया। तो यही आपका करंट का फॉर्मूला बना जो ये मेजर करता है इस फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा, तो I = C5/BNA याद करना, रेडियल फील्ड है ना। कैसे हमको मिनिमम करंट मिलेगा, रेडियल फील्ड इस्तेमाल करने से हमेशा 90 डिग्री रोटेशन होगा, है ना। 90 डिग्री पर किसी भी व्यू में चले जाओगे तो 90 डिग्री पर रोटेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर रहेगा, दैट्स ऑल।
हाँ, तो हमने करंट का डेफिनेशन ये बना लिया C5/Vn। अब यहाँ पर कहानी खत्म होता है, बट यहाँ पर दो चीज आना है अभी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। तो आओ भाई बात करते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करंट सेंसिटिविटी वन वोल्टेज सेंसिटिव। भाई करंट सेंसिटिविटी का मतलब हुआ phi/I, दिस इज द एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट मतलब कि अगर 1 एम्पियर करंट हम भेजें यहाँ से जूम, भाई एम्पियर में तो भेजेंगे नहीं, मिली एम्पियर में, बट डेफिनेशन बनाना है ना। तो अगर पर यूनिट करंट हम इसमें भेजें मेजर करने के लिए, स्प्रिंग एंड फाइन वायर के अंदर कितना एंगुलर ट्विस्ट आया। भाई फाई है स्प्रिंग और फाइन वायर में एंगुलर ट्विस्ट, एंड थीटा इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर के बीच का, कॉइल का एरिया फैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो 90 डिग्री हमेशा दिख रहा है ना। एरिया फैक्टर मान के चलो ऐसे, एक ऐसा सिचुएशन आया कि ये जो कॉइल है आपका घुमा इस तरह से कि इसका एरिया फैक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, इधर की ओर, है ना, ऐसे। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको परपेंडिकुलर बना देगा, ठीक है। अगर आपको एरिया फैक्टर ऐसे दिखा, कॉइल ऐसा घुमा, एरिया फैक्टर आ गया इधर, एरिया फैक्टर इधर आ गया, तो ये वाला लाइंस ऐसे वाला इसको परपेंडिकुलर बना देगा। ऐसे क्या, केवल एट एनी सिचुएशन, समझ गए होगे आप, समझ गए। हाँ, तो करंट सेंसिटिविटी सर यही phi/I होता है। कहने का मतलब डेफिनेशन आप लिख सकते हो एक सिंपल सा चीज कि क्या एंगुलर ट्विस्ट या डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। 1 एम्पियर करंट भेजे तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहां से बना लो। देखो भाई यहां से अगर हम बनाए phi/I, तो phi/I जो करंट सेंसिटिविटी है, I को नीचे ले जाओ, चल इधर लाओ, तो PNA/C, इसी को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। दूसरा और वोल्टेज सेंसिटिविटी VOLTAGE, वोल्टेज सेंसिटिविटी V/I होगा, बाई phi/V होगा, क्या होगा phi/V। बाई करंट सेंसिटिविटी phi/I है तो यहाँ phi/V होगा। phi/V का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट वोल्टेज होने से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये भी लिख सकते हो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा एक और चीज बात करना था आपसे, यूनिट भी पूछ सकता है। तो ये होगा रेडियन में डिफ्लेक्शन और ये एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर, दिस इज रेडियन पर वोल्ट, ठीक है। द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट्स ऑल। फॉर्मूला बनाना है सर यहाँ पर phi/A। तो देखो भाई यहाँ पर V आ गया है, हमारे पास phi/I का फॉर्मूला है, हाँ, बट यहाँ पर V आ गया है। तो क्या करें, चलो तो पहले हमारे साथ ओम साहब हैं, V = I × R, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ओम साहब को यहाँ पर याद किए, V = I × R इक्वल टू I का फॉर्मूला यहाँ से ले लो, जूम C5/BNA, C5/BNA, दिस इज I, ठीक है, इनटू लगा दो R। तो यहाँ से आप phi/V बना लो, मतलब कि यहाँ से phi/V बन गया, आपको phi/V बन गया BNA/CR, ठीक है। तो यही है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी phi/I BNA/C, वोल्टेज सेंसिटिविटी phi/V BNA/CR, ठीक है। दो चीज नोट करें। उसके बाद अब एक बहुत अच्छा सा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिव। अच्छा एक और बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है यहाँ पर कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, इस पे जो तार मुंडे है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो इसमें से कौन चेंज होने वाला है, ये चेंज होने वाला है कि ये चेंज होने वाला है। अच्छा इसको लिखो, हम करते हैं अगला बार में लिखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। मिटा दे। अच्छा तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोगों ने देखा, ठीक है। phi/I करंट सेंसिटिविटी, phi/V वोल्टेज सेंसिटिविटी, BNA/C करंट सेंसिटिविटी, BNA/CR वोल्टेज सेंसिटिविटी। याद करो, ठीक है। अभी सवाल आने वाला है। हाँ, तो भाई कहने का मतलब कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स in the coil, which will change, पहला कौन सा, करंट सेंसिटिविटी
करंट सेंसिटिविटी और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, कौन सा चेंज होगा? तो चलो दोनों का फॉर्मूला भी लिख देते हैं भाई। यहाँ से फाई बाई आई का हमने लिखा था बी एन ए बाई सी लिखा था, ठीक है। दूसरा फाई बाई भी हमने लिखा था बी एन ए बाई सी आर लिखा था, ये लिखा था ना, ठीक है। तो बताओ कि हम अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो क्या होगा? भाई देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा? पढ़े हो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना कि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब कि आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो मतलब लेंथ बढ़ा रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो मतलब आप लेंथ बढ़ा रहे हो। तो लेंथ बढ़ा रहे हो तो क्या चीज इसमें चेंज होने वाला है? रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है। भाई इसमें तो रेजिस्टेंस नाम का चीज ही नहीं है, इसमें तो रेजिस्टेंस नाम का चीज थोड़ी ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया और ये इफेक्ट चेंज है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नाम का चीज ही नहीं है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, कहने का मतलब कि लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बेचारा सेम रहेगा। और जरा यहाँ बात करें, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए मतलब आप रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, लेंथ बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो मतलब कि जितना आप नंबर ऑफ टर्न्स n बढ़ाए उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन था भाई, लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन R इज प्रोपोर्शनल टू L। तो आप ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए कि लेंथ डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया, 2 2 खत्म हो गया, कहानी खत्म, मतलब वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। सोचो, जब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी उसी सेंस में बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर का इंक्रीज नीचे का इंक्रीज, कहानी खत्म, मतलब यहाँ पर नो चेंज। सॉरी हम उल्टा लिख रहे हैं, शायद यहाँ पर आप जरा रेजिस्टेंस चेंज हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ाया, ये वाला चीज इंक्रीज कर दी, बी एन को आपने इंक्रीज कर दिया, तो एन इंक्रीज कर दिया तो आपने क्या यहाँ पर फाई बाई आई इंक्रीज हो गया। हम यहाँ पर सॉरी ध्यान नहीं दिए इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाए तो ये वैल्यू बढ़ गया है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए मतलब कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो ऊपर नीचे दोनों खत्म हो गया, बढ़ा हुआ, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। भाई अभी n है, आपने इसको 2n कर दिया, तो 2n कर दिया तो कितना हो जाएगा 2bNA/c, तो ये आपका हो गया डबल हो गया। जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा बट वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो विच विल चेंज, तो कौन चेंज होगा? करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी मतलब फाई बाई आई, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। क्योंकि जिस हिसाब से आपने नंबर ऑफ टर्न्स दिया है उसी हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ा और उसी हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ा तो ऊपर नीचे लेंथ बढ़ने की वजह से खत्म हो गया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं और ये आपका बढ़ गया। याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा, खत्म कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं और इसमें चेंज होगा। दैट्स ऑल, ठीक है। एक देखो बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं लोग, मिटाएं इसको, चलो मिटा देते हैं। लास्ट एक सवाल करने जा रहे हैं लोग। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो एक लास्ट सवाल हम लोग कर ले, बहुत ही अच्छा सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। आओ तो लिखते हैं टू इंक्रीज। अच्छा एक और चीज, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी रिलेशन जरा देख लो। फाई बाई भी का हमने फाई बाई आई का फॉर्मूला क्या बनाया था? BNA/C बनाया था, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने फाई बाई भी का फॉर्मूला क्या बनाया था? BNA/CR बनाया था। किसका फोन आ गया भाई? एक मिनट, हु इज डिस्टर्बिंग मी? अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो हाँ, तो फाई बाई आई का ये, फाई बाई भी का ये, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BNA बाई जो C देख रहे हो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फाई बाई आई कर सकते हैं। तो फाई बाई आई मतलब करंट सेंसिटिविटी कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखे करंट सेंसिटिविटी कर सकते हैं आप बाई आर, और ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब कि ये हुआ R को इधर कर दें तो R इक्वल टू हो गया करंट सेंसिटिविटी बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आप कर सकते हो। करंट सेंसिटिव कहीं की किताब में ऐसा लिखा जाता है भाई, S लिख दिया सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी तो I लिख देगा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी है S लिख दिया और वोल्टेज है तो V लिख देगा, है ना। तो SI बाई SV को ही हम R कहते हैं। R निकालना हो तो ये दोनों का डिवीजन कर दो, ये भी आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो हमने दोनों में रिलेशन बताया। बाय द वे हम लोग क्वेश्चन करने वाले थे, किसी ने फोन किया, मैं उधर चला गया और कहानी कहीं और आ गई, ठीक है, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, करंट sensitivity by 50%, its resistance is changed so that such that its new resistance becomes double of the initial value, ठीक है। फाइंड करना है परसेंटेज, डिक्रीज और इंक्रीज कर लो या चेंज कर लो। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, पूरा नाम लिख दे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे पूछेगा, बाय व्हाट फैक्टर इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी विल चेंज, बाय व्हाट फैक्टर ऐसे पूछेगा, है ना, यहाँ से फाइंड के चेंज कर देगा, लेकिन बाय व्हाट फैक्टर द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल चेंज, ऐसे लिख सकता है। तो भाई करते हैं, 2 मिनट का सवाल है, ट्राई करें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन के। ठीक है, तो टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 50%, करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस इज चेंज्ड सच दैट इस न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में, इन दैट सिचुएशन, आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या चेंज होगा, ठीक है, कितना चेंज होगा, चलो निकालते हैं परसेंटेज। तो क्या करें, हाँ, तो भाई हमने देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखा था, phi by I का हमने लिखा था, phi by I = BNA by C, ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी R यहाँ लगा दूंगे। तो phi by I मतलब कि ये जो न्यू वाला 50% इंक्रीज कर गया, मतलब 150/100 हो गया, मतलब ये कह सकते हो कि n डैश b a डैश by c इक्वल टू 150% का मतलब कितना हो, 150/100, ठीक है, इनटू इनिशियल वैल्यू NBA/C, ठीक है। देखो जरा भाई, ये न्यू वाला कितना बोला है, पहले वाला से 50% बढ़ाना है, तो बढ़ाना है मतलब डायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देख लो यहाँ से कट गया 3/2, कितना 5 3 जा 5 2 जा, देखो यहाँ B से B खत्म हो रहा है, ठीक है, C से C खत्म हो रहा है, टॉर्शनल कांस्टेंट, तो यहाँ से आप n डैश a डैश का वैल्यू निकाल सकते हो, n डैश a डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 NA, ठीक है। चलो इसको हम लोग आगे यूज करते हैं, तो n डैश a डैश का वैल्यू हमने निकाल लिया। भाई बोला कि ये 50% इंक्रीज कर गया, मतलब ये हो गया, तो नया सा बन गया हमारा करंट सेंसिटिविटी, इसको हमने ये माना डैश डैश लगा करके, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, एरिया वेक्टर बढ़ाओगे, हमको निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखा, तो phi डैश बाय v, phi डैश क्यों लिखे भाई, phi बाय v रहा नहीं, पहले था, है ना, अब ये चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज निकालना है ना, इसलिए phi डैश बाय v। तो phi डैश बाय v का क्या करोगे, n डैश a डैश d हमने यहाँ लिखा ना, BNA/CR, है ना, phi बाय v का फॉर्मूला क्या होता है, BNA/CR, ठीक है, और r ये डबल कर देना है ना, डबल कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर डैश लगा दो, तो n डैश b तो रही रहेगा a डैश बाय c इंटू 2r कर देना है। भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है, भाई करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस आता ही नहीं है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस टर्म आया, डबल कर दो। अब यहाँ से वैल्यू आप ले लो, देखो भाई n डैश a डैश का हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल चुका है, 3/2 3NAB/2 इंटू 2r। तो देखना है यहाँ से कितना आ गया, phi डैश बाय v जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गया 3/4 इंटू NBA/CR। देखो भाई आगे पीछे लिखा जा रहा है, कभी NAB लिख रहा है, कभी NBA, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो ना, इतना चीज तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्या है, आपका इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी है, NBA/CR, है ना। तो फाइनल वाला कितना हो गया, 3/4 पार्ट हो गया इनिशियल का। ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो, 3/4
NBA/CR, ठीक है, इसको हम फ्रेश लिख दिए। तो ये नया वाला जो वोल्टेज सेंसिटिविटी 3/4 हो गया, घट गया। कितना घट गया? 1/4 पार्ट, इतना बन गया, नया वाला इतना हो गया। 3/4 क्या है? 1 से कम है, मतलब डिक्रीज कर गया। तो आप निकाल दो, परसेंटेज डिक्रीज निकाल दो, आपको डिक्रीज पता चल गया भाई, नया वाला 3/4 पार्ट हो गया। तो घटा कितना? घटा या बढ़ा? घटा। कितना घटा? 1/4 घटा भाई, 1 था 3/4 हो गया नया वाला, कितना घटा? 1/4 घट गया। तो परसेंटेज निकल जाओ, तो परसेंटेज निकाल लो, 1/4 इंटू 100 बाई इनिशियल 1 जो हम कंसीडर किए जिम 25%, मतलब कि 25% आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज करना है तो रेसिस्टेंस को डबल किया, इन दैट सिचुएशन वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई देखो, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रहा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गया, उल्टा काम हो गया, उल्टा काम हो गया, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी तो ऐसे भी घटता है भाई। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था ना, अभी मिटाया इसको, अभी हमने यहाँ बताया था ना, R इक्वल टू क्या बताया था? CI करंट सेंसिटिविटी, SI किताब के हिसाब से चले, और SP यही ना था, R इक्वल टू SI टू SP। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, रेसिस्टेंस बढ़ाओगे वोल्टेज सेंसिटिविटी घटेगा, ये घटाओगे ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट SI करंट सेंसिटिविटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, ऐसे ही रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहले लेंथ बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा सवाल था जो हम लोगों ने किया कि करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाने के लिए आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके लिखता है, कहीं फाइंड परसेंटेज इन डायरेक्ट हम लिख दिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, वहां लिखा बाय व्हाट फैक्टर, ऐसे बाय व्हाट फैक्टर इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी विल चेंज, ठीक है। तो चलो भाई, ये क्लास 12 फिजिक्स का एक लास्ट पार्ट था हम लोग मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड पर्पस, आपका जेई हो या नीट हो, अच्छा सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।